Hello everyone, my name is Sumit and I am from Delhi. Presently I am working with Bank of India as a law officer and I am posted at Asset Recovery Branch situated at Andheri, Mumbai. I joined the bank in October 2020 and my first place of posting was Specialized Asset Recovery Management Branch, which is situated at Fort, Mumbai. चलिए दोस्तों, हम सीधे अब बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफिसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ होती है। देखिए, जो लॉ ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ होती है वो उसका नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है कि उसकी पोस्टिंग कहाँ पर है। और बेसिकली लॉ ऑफिसर्स की पोस्टिंग 3 जगह होती है, एक हेड ऑफिस, सेकंड जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस एंड थर्ड रिकवरी ब्रांच। तो क्योंकि मैं रिकवरी ब्रांच में पोस्टेड हूँ, इसलिए मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ कि रिकवरी ब्रांच में एक लॉ ऑफिसर्स को क्या क्या काम करना पड़ता है। देखिए, जो रिकवरी ब्रांच होती है उसका वहाँ पर स्पेसिफिकली जो हार्डकोर एनपीए अकाउंट्स होते हैं वही पार किए जाते हैं। इसलिए जो रिकवरी ब्रांच का मेन जो काम होता है वो उस हार्डकोर एनपीए की रिकवरी करना होता है। एज यू ऑलरेडी नो कि बैंक के लिए सार्फेसी एक्ट स्पेसिफिकली इनेक्ट किया गया है। तो जो हमारे बैंक के पास सिक्योर्ड एसेट्स होते हैं उसको हम अंडर सार्फेसी एक्ट एनफोर्स करते हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रोविजंस सरफेसी एक्ट में दिए गए हैं, सच एज जब एनपीए क्लासीफाई कोई अकाउंट हो जाता है तो उसके बाद हमें डिमांड नोटिस भेजना पड़ता है, जो कि अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ द सरफेसी एक्ट इशू किया जाता है। देर आफ्टर अगर 60 डेज़ के अंदर वो डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो जो अथराइज ऑफिसर होता है, अथराइज ऑफिसर मीन्स जो कि चीफ मैनेजर या उससे अबव ऑफिसर बैंक के अंदर होते हैं, वो लोग उस एसेट्स का पोजीशन ले सकते हैं। एंड ये जो राइट है वो ड्राइव करता है फ्रॉम सेक्शन 13(4) ऑफ सरफेसी एक्ट। सो बेसिकली सबसे जो पहला काम रिकवरी ब्रांच में होता है वो होता है सिक्योर्ड एसेट्स का पोजीशन लेना। सिक्योर्ड एसेट्स वो कुछ भी हो सकते हैं, मूवेबल भी या इमूवेबल भी, ठीक है। तो इसके लिए जनरली हम पाते हैं कि जो डिफ़ॉल्टर होता है वो पीसफुली अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं देता है, तो उसके लिए हमें डीएम और सीएमएम कोर्ट में अंडर सेक्शन 14 एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। तो बेसिकली वो एप्लीकेशन होती क्या है, वो एप्लीकेशन होती है कि बैंक ऑफिसर्स को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। तो डीएम के ऑर्डर एंड डीएम एंड सीएम के ऑर्डर के बाद आप उसका प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिस। So this is the first work, and second work is handling of original application which is pending before DRTs or handling of NCLT matters. So क्या होता है कि जो पेरेंट ब्रांच होती है वो एनपी अकाउंट क्लासीफाई होने के बाद में डीआरटी के अंदर ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करती है ताकि जो बैड लोन्स हैं उसकी रिकवरी हो सके। तो वो ये फाइल करने के बाद में जो मैटर्स हार्डकोर एनपी हो जाते हैं वो हमारी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो सूट फाइल्ड जो मैटर्स डीआरटी में होते हैं उनका फॉलोअप लेना, उन मैटर को एक्सपेडाइट कराना, ये सब काम हमें करने पड़ते हैं। लाइक जब ओए फाइल होता है तो उसके बाद डीआरटी उस मैटर्स की स्क्रूटनी करता है और स्क्रूटनी करने के बाद उसमें ओए नंबर अलॉट करता है। ओए नंबर अलॉट करने के बाद उस मैटर में समन इशू किए जाते हैं। इन केस समन सर्व नहीं हो पाता है पार्टीज को तो हमें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है सब्स्टिट्यूट के लिए। इट मीन्स if the summons are not served to the parties, then we file an application which is called substitution application, which means summon is served through the paper publication. तो कोर्ट का ऑर्डर के बाद में हम उस समन को पेपर में पब्लिश कराते हैं। उसके बाद में अगर भी फिर भी पार्टी नहीं आती है तो उसके बाद हम एक्स पार्टी के लिए मूव करते हैं और एक्स पार्टी ऑर्डर लेने के बाद में हम फाइनल ऑर्डर के लिए मूव करते हैं। और जब वो मैटर डिग्री हो जाता है तो डिग्री के बाद में हम उसको रिकवरी के लिए मूव करते हैं।
रिकवरी बेसिकली डिपेंड करती है कि पार्टीज के पास एसेट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर एसेट्स अवेलेबल होते हैं तो उसके लिए हम अटैचमेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और इन केस अगर वो एसेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि पार्टीज को डायरेक्शन दिया जाए कि ऑफ एसेट्स थ्रू एफिडेविट ये फाइल करें। तो बेसिकली ये डीआरटी का प्रोसीजर हो गया। इसके बाद हमारे जो मैटर्स होते हैं, कुछ जो हाई प्रोफाइल मैटर होते हैं वो एनसीएलटी के मैटर्स होते हैं। एनसीएलटी के मैटर्स के अंदर बेसिकली एज यू नो दैट वहाँ दो तरह के केस हो सकते हैं। एक तो ये कि इंसॉल्वेंसी एंड सेकंड लिक्विडेशन। तो इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ये बहुत वास्ट एरिया है, आपको उसके थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, या आपने स्टडी किया होगा तो उसको हम लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मोटा मोटा आप डीआरटीएस के मैटर्स एंड एनसीएलटी के मैटर्स, ये दो काम हमें यहाँ देखने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ हमारे काम ऐसे भी होते हैं सच एज जब हम पोजीशन लेने के लिए जाते हैं या पोजीशन हम ले लिए होते हैं तो जो अग्रीव्ड पार्टी होती है वो कई बार सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन फाइल कर देती है डीआरटी के अंदर अगेंस्ट द मेजर ऑफ बैंकर्स। उनका बेसिकली यही रहता है कि बैंक ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, तो उन एप्लीकेशंस को देखना, उसका डिस्पोजल कराना, वो सब काम भी हमारा होता है। और एक्चुअल में हेक्टिक काम यही होता है, क्योंकि जनरली क्या हम देखते हैं कि पार्टीज़ कैसे करती है, अगर कल सेल है और हमारे पास इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं तो मार्केट में पता लगा लेते हैं कि ये सच एंड सच प्रॉपर्टी सच पर्सन है कोई और ये प्रॉपर्टी हमारी बिकने वाली है, और वो कोर्ट में ऐसे फाइल कर देते हैं। तो ऐसे फाइल होने के बाद भी वो ऐसे इस टैक्टिक से फाइल करते हैं कि सपोज़ अगर प्रॉपर्टी कल सेल होनी है तो आज ऐसे फाइल करेंगे और मैटर को कल सुबह लिस्टेड कराएंगे। तो एक अलग मेथड यहाँ पे होता है इसको फाइल करने के लिए, अर्जेंट हियरिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपी। तो वो प्रेसिपी मूव करा के वो लोग जनरली ऐसे जो फाइल होते हैं इस ऐसे को भी हमें एक्सपीडिएटली देखना होता है, ताकि बैंक के अगेंस्ट में कोई स्टे ना लग जाए और बैंक की रिकवरी हॉल्ट पे ना आ जाए। तो ये मोटे मोटे काम हैं। इसके अलावा अब लॉ ऑफिसर्स के लिए ये काम होता है कि रेगुलर जो डीआरटीस के मैटर्स है उसका फॉलोअप करना, डीआरटी और एनसीएलटी में लाइजनिंग रखना। इसके बाद अगर आपने पहले के लॉज पढ़े हों तो बॉम्बे इंसॉल्वेंसी एक्ट और कुछ अदर लोकल लॉज भी रहते हैं। तो कुछ जो इंसॉल्वेंसी के मैटर्स होते हैं वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में होते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर विच इज़ अटैच टू हाई कोर्ट। सो वो मैटर्स के अंदर भी हमें वहाँ क्लेम फाइल करना होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास में, या उससे कनेक्टेड मैटर्स कुछ कुछ वैसे रहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मैटर्स हो सकते हैं, जैसे विलफुल डिफॉल्टर क्लासीफाई करना या नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर या फिर फ्रॉड क्लासिफिकेशन। ये सब काम ब्रांच के अंदर होते रहते हैं। इन सब काम के अंदर ये ब्रांच में लॉ ऑफिसर को एक अहम भूमिका निभानी पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि जनरली हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देनी पड़ती है बोरोवर और डिफॉल्टर को। तो वो सब उसको कैसी टैक्टिक से उसका आंसर देना है, रिप्लाई देना है, या सब चीज़ें इस तरह की वो हमें देखनी पड़ती है। बेसिकली वहाँ हमारा वेटिंग का काम रहता है, उनके रिप्लाई को वेट करना, ये रिप्लाई बनाना, इस तरह का काम हमें वहाँ भी देखना पड़ता है। इसके अलावा मेजर वर्क में एक एफआईआर भी आता है। एफआईआर के जो कंपनी अथॉरिटी है उसके पास में हमें एफआईआर करना पड़ता है, जो कि होता है जनरली उसके लिए एक थ्रेशोल्ड होता है, जैसे 3 करोड़ के मैटर्स कहाँ जाएंगे, 3 करोड़ से ऊपर के कहाँ जाएंगे, 50 करोड़ के ऊपर के कहाँ जाएंगे। तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ इसके लिए हैं, सच एज अगर 3 करोड़ से नीचे के मैटर्स हैं तो वो लोकल पुलिस के पास जाएगा, उससे ऊपर का मैटर है तो वो सीबीआई में जाएगा, फिर सीबीआई में भी डिफरेंट विंग होती है, वहाँ पे वो मैटर जाते हैं। तो मोटा मोटा इस तरह के काम लॉ ऑफिसर्स को करने पड़ते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जोनल ऑफिस में पोस्टेड हैं या आपको जोनल ऑफिस में पोस्टिंग मिलती है लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट पर, तो आपको क्या काम करना होगा। तो जोनल ऑफिस के अंदर बेसिकली आपको लीगल ओपिनियन देना सभी ब्रांचेस को। आप देखेंगे कि एक जोनल ऑफिस के अंदर जितनी भी ब्रांचेस आती हैं, चाहे 40 या 50 या जो भी नंबर हो, उन सभी ब्रांचेस को आपको लीगल ओपिनियन देना पड़ता है। और इसके अलावा वहाँ पे आपको जो ओए फाइल होता है एनपी अकाउंट्स में, ओए इन डीआरटी, और समटाइम्स जो एनसीएलटी में पिटिशंस फाइल होती है, उन सब का वेटिंग भी करना पड़ता है। अच्छा, चलो बात कर लेते हैं अब कि हेड ऑफिस में क्या काम जनरली लॉ ऑफिसर्स का होता है। हेड ऑफिस के अंदर जो मैक्सिमम वर्क होते हैं वो वही होते हैं जो दूसरे लॉ ऑफिसर्स करते हैं,
लेकिन उनकी भूमिका अलग होती है। जो हेड ऑफिस है वहाँ पे एक अलग अलग सेक्शन डिवाइड रहते हैं, सच एज कुछ जो मैटर्स रहेंगे वेटिंग वाले वो हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे जो प्रिस्क्राइब लिमिट के अकॉर्डिंग होते हैं, और कुछ जो ऑफिसर्स होंगे उनका काम फॉलो अप करना होगा। जितने भी ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं, ऑल इंडिया में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनसे लाइजनिंग करना, फॉलो अप करना, ये सब उनका काम रहता है। और जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जीएम या सीजीएम, उनका काम बेसिकली जो बड़े बड़े मैटर्स हैं उसमें बोर्ड के सामने बैंक को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस तरह के काम लॉ ऑफिसर्स को बैंक में करने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ में इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, किसी भी तरह की क्वेरी इसके रिगार्ड में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सच एज अगर आपको जानना है कि लॉ ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, इसकी सैलरी कैसी होती है, उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कैसे दिया जाता है या कहाँ होती है, या ट्रांसफ़र पॉलिसी कहाँ है, तो इस तरह की चीज़ें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल मैंने बैंक ऑफ इंडिया से रिज़ाइन दे दिया है और मैं नोटिस पीरियड पर हूँ, और मेरा नोटिस पीरियड जल्दी ही समाप्त हो रहा है। चलिए इसके साथ बाय बाय करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।